अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के सीईओ मनीष सुंथालिया जुड़े हैं हमारे साथ, उनसे समझते हैं कि मौजूदा बाजार में उनकी क्या रणनीति है। मनीष जी, गुड मॉर्निंग। ये गुड मॉर्निंग मार्केट में मोमेंटम अच्छा बन रहा था, फिर डोनाल्ड ट्रंप पिछले हफ्ते शायद नींद से जागे, फिर ये सब डेवलपमेंट हुई, फिर कच्चा तेल 85 पर आया। इस एनवायरनमेंट में जो हमने अप्रैल ऑनवर्ड एक रैली देखी थी, वो रिस्क पर है या फिर आपको लग रहा है कि इस बार मार्केट अब इसको बस अपनी स्ट्राइड में लेगा और मूव ऑन करेगा? हाँ, ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस था। जो फिर से जो वॉर शुरू हो गया, ये तो एंटिसिपेटेड नहीं था। बट हैविंग सेड दैट, जब तक ऑयल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से फ्लो हो रहा है और ये एक दूसरे पर जो मिसाइलें गिर रही हैं, वो मेरे हिसाब से तो चलती रहेंगी। अगर ईरान अपने पार्टनर्स को ऑयल बेच पा रहा है और ऑयल फ्लो हो रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू, तब तक कोई विशेष प्रॉब्लम दिखती नहीं है। और कल की न्यूज़ है कि वहाँ के पार्लियामेंट, यूएस के पार्लियामेंट ने भी ईरान पर फर्दर स्ट्राइक्स की कुछ एम्बार्गो लगाई है। सो ऑल इन ऑल इट्स अ बिगनिंग ऑफ द एंड, इफ नॉट द एंड इटसेल्फ। सो जब तक हमने तो $120 क्रूड का भाव भी देख चुका है और वहाँ से अभी 85 है, नीचे में 70 हुआ। सो मोटा मोटा अभी भी होप तो है कि ये वॉर तो मोटा मोटी खत्म हो चुका है और बाय ऑन डिप्स की ही सलाह है। ओनली थिंग इज कि ये जो रुपए का जो लेवल है, ये वापस 96 टूट रहा है। तो ये थोड़ी सी वरीसम पॉइंट है कि एफसीएनआर बी, आई डोंट नो एफसीएनआर बी की मोबिलाइजेशन किस तरह पिकअप हो रही है कि नहीं हो रही है। बट ये अजम्पशन में जरूर है कि 30th ऑफ सितंबर तक हमारे पास 50-60 बिलियन डॉलर आ जानी चाहिए। और अगर वो होता है तो करेंसी थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, जो कि आज की डेट में दिख नहीं रहा है और क्रूड अभी भी $90 के नीचे है। सो ये एक बेनिफिट ऑफ डाउट मार्केट इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से दे रहा है और इसीलिए अभी भी होप तो यही है कि मार्केट सुधर जाएगा और आने वाले दिनों में ऊपर ही जाना चाहिए। ओके, आने वाले दिनों में ऊपर ही जाना चाहिए। एक सवाल पूछूंगा आपसे। एक स्पेस जहां पर काफ़ी पैसा बना है वो है ये पीएलआई स्पेस से जुड़े हुए, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हुए स्पेस। डिक्सन इन पर्टिकुलर में ज़बरदस्त री रेटिंग हुई है। यहाँ आपका क्या व्यू है? आपके फंड्स में हैं क्या स्टॉक्स ये? सेमीकंडक्टर पर ज्यादा बुलिश है, सेमीकंडक्टर ईएमएस एज अपोज टू मोबाइल। सो यस, कल जो मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी आई है उसमें वापस मोबाइल ईएमएस, सेमीकॉन 2.0, यहाँ पर पीएलआई की बेनिफिट वापस से मिल रही है। सो जो मोबाइल के प्लेयर्स हैं जैसे डिक्सन, एम्बर, इनको भी थोड़ा बेनिफिट तो होगा। पर जो एक ऑलमोस्ट वेकेंट स्पेस है, सेमीकंडक्टर, वहां पर रनअवे कुछ ज़्यादा दिखता है क्योंकि जिसने भी मोबाइल 1.0 वगैरह में बेनिफिट ले लिए, उनको फ्रेश केपेक्स वगैरह करना पड़ेगा। और कुछ प्लेयर्स जैसे डिक्सन वगैरह में तो टेलविंड डेफिनेटली है और नए जेवीज वगैरह भी साइन हो रहे हैं। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हम ज़्यादा सेमीकंडक्टर ईएमएस, जहाँ पर पीएलआई भी है और थोड़ा सा प्लेइंग फील्ड बड़ा है, वहाँ पर ज़्यादा बुलिश है। हमारे पास सिरमा है, सो हम वहाँ पर ज़्यादा बुलिश है। मनीष जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ। ये आईटी के नंबर्स मोर और लेस आए हैं अब तक, आपको क्या सेंस मिल रहा है उसमें? एटलीस्ट ये नंबर ये कहने में आपको प्रेरित कर रहे हैं कि वी हैव सीन वर्स्ट, और जब जब ग्लोबल एआई या फिर चिप स्टॉक्स की रैली कोलैप्स हो रही है, हम उसका एक एडवांटेज लेने में सक्षम भी हैं। मोस्ट स्पेशली टीसीएस के नंबर्स में जिस प्रकार का एआई कंट्रीब्यूशन रहा रेवेन्यू का, उसको देख के आपको सेंस क्या मिल रहा है आईटी पर? आपकी कॉल क्या है इस वक्त आईटी पे? आईटी मोटा मोटी बॉटम हो चुका है, बहुत ज़्यादा मंदी हो गई है बहुत शॉर्ट पीरियड में। इतनी कोई डूम्सडे सिनेरियो दिखती नहीं है आईटी स्पेस में जिस तरह पोर्ट्रे की जा रही है। और अब तो स्पेस एक्स भी आईपीओ प्राइस के नीचे है, तो वो यूफोरिया भी कूल ऑफ हो रहा है। चिप स्टॉक्स भी डाउन है। जो एंटी एआई प्ले में अगर इंडिया बेनिफिशियरी है, तो आईटी स्टॉक्स फर्स्ट बेनिफिशियरी होने चाहिए। और जो नंबर्स हमने हमने देखा है, उसमें कहीं भी मंदी की कोई स्कोप दिखती नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द वैल्यूएशन। अब ये ठीक है कि यहाँ से अगर 20-30% बढ़ जाए तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट थीसिस क्या अभी भी वैसा ही रहेगा जैसे एक साल पहले था? मे बी नॉट। पर आज की डेट में तो एकदम डूम्सडे सिनेरियो पेंट हो रहा है, जो कि है नहीं। और सेकंड ऑर्डर यूज्ड केसेस वगैरह जब हमारे एप्लीकेशन वगैरह एआई में बनेंगे एंटरप्राइजेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमारी कंपनियां तो सामने आएगी। और टीसीएस के रिजल्ट्स बोल लीजिए या एचसीएल टेक के नंबर्स जो भी आप बोल लीजिए, इस हिसाब से तो ठीक ठाक ही है, कोई खराब नहीं है नंबर्स आज की डेट में जो भी है। और एआई रेवेन्यू कंपोनेंट पूरे टर्नओवर में बढ़ ही रहा है।
तो रिस्क टू रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है आईटी के स्पेस में। अब 30% यहाँ से ऊपर चले जाए तब बात अलग होगी, पर आज की डेट में तो वैल्यू है। मनीष जी ने आज ऐसा शब्द इस्तेमाल किया, आईटी के परिप्रेक्ष्य में डूम्सडे, है ना। मेरी हंसी छूट गई मनीष जी एक बार के लिए तो, है सही, बिल्कुल सही आपने इसकी शब्दों का चुनाव किया। अच्छा, सो फार अब सारा का सारा अगर आप देखें, ध्यान जो है बता केंद्रित है आने वाली इस वीकेंड पे जो प्राइवेट बैंक्स की अर्निंग्स है। लेकिन अब तक आपने इंडियन बैंक के नंबर्स देखे होंगे, कल यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के नंबर देखे। लास्ट क्वार्टर में जाते जाते एसबीआई एक शॉकर ऐसा देखा गया था कि सबका पीएसयू बैंक्स को लेकर मन खराब हो गया था, और देन क्रूड की ये स्टोरी। तो पीएसयू बैंक्स ने इस पूरे 3 महीने के 2 महीने के फेज को अंडर परफॉर्म किया। आपका टेक पीएसयूज पे क्या है इस बार, और इस बार के नंबर्स जो 2 आए उसको देखते हुए लग क्या रहा है आपको? देखिए, इस बार पीएसयू बैंक्स में क्या है कि लास्ट 1-2 साल में हमने देखी है कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि रिकवरीज हो गए, राइट बैक्स हो गए, प्रोविजंस है, वो नेट प्रॉफिट में काफी बड़ा कंपोनेंट था। मोटा मोटी आप ये देख लीजिए 45-50% का कंपोनेंट रिकवरीज वगैरह से था। वो एस्पेक्ट अब आने वाले दिनों में नहीं दिखेगा। एसेट क्वालिटी अभी भी कोई डिटेरियोरेट नहीं हुई है, बट आपकी जो नॉमिनल आपकी जो टॉप लाइन ग्रोथ है, बेसिकली योर एनआईआई ग्रोथ, वो लास्ट ईयर के जो बेस हैं उनके कंपैरिजन में मतलब हाई बेस पर नंबर्स रिपोर्ट होंगे। तो आपको 20-25% तो ग्रोथ देखने को मिलेगी नहीं, बट वही 10-12% अर्निंग्स ग्रोथ, एनआई ग्रोथ देखने को मिलेगी। और एसेट क्वालिटी मोटा मोटी मेंटेन। कल जो यूनियन बैंक के नंबर्स आए वो भी अच्छे ही थे नंबर्स, बट द पॉइंट इज जो रीसेट ऑफ वैल्यूएशन लास्ट ईयर के नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं वो आज की डेट में थोड़े नॉर्मलाइज होंगे। और हम तो यही देखा है कि ऑलवेज पीएसयू बैंक थोड़े से डिस्काउंट में ट्रेड होंगे आपके प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। सो पिक एंड चूज है इवन पीएसयू बैंक्स वगैरह में या प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में। पर मोटा मोटी एनआईआई ग्रोथ आपके 10 से 12% ही आनी चाहिए करंट क्वार्टर में। और एसेट क्वालिटी की परफॉर्मेंस और ऑपरेटिंग लेवरेज कॉस्ट ऑब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, फिक्स कॉस्ट ऑब्जॉर्प्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नेट प्रॉफिट डिटरमिन करेगा। और 1-1.5 प्राइस टू बुक मिलना चाहिए सब पीएसयू बैंक्स को जो भी एसेट क्वालिटी डिसेंट हैं। तो यही न्यूआंस है आज की डेट में पीएसयू बैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। और प्राइवेट सेक्टर बैंक में बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंशिएशन आने वाला नहीं है, वही 10 से 12% आपकी एनआई ग्रोथ होगी। बट आने वाले दिनों में क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रहा है, 15% क्रेडिट ग्रोथ पिकअप हो रहा है। सो वहाँ पर प्राइवेट सेक्टर बैंक में लीडरशिप इश्यूज है। मैंने 4 में से 3 प्राइवेट सेक्टर बैंक में लीडरशिप इश्यूज है कि कौन उनके नए चेयरमैन होंगे, या 2 साल बाद ये रिटायर हो रहे हैं तो, या सुपर एनुएट हो रहे हैं तो फिर कौन आएगा। तो ये ज़्यादा नॉन नॉन क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में, और पीएसयू बैंक्स में बिजनेस एज यूजुअल है मेरे हिसाब से। बिल्कुल। अच्छा, ये न्यू एज स्टॉक्स को लेकर आपका क्या नज़रिया है? हमने एक बड़ी रैली देखी है पिछले कुछ दिनों में इटर्नल में 240 से 300, स्विगी भी मरे पिटे लेवल से थोड़ा ऊपर आया है, और बाकी स्टॉक्स में भी अच्छी खासी रैली है। नाइका ऑल टाइम हाई लगा रहा है लगातार। इस स्पेस को लेकर क्या व्यू रखेंगे, और यहाँ पर ज़्यादा पॉजिटिव कहाँ होंगे आप? क्विक कॉमर्स में डेफिनेटली लॉन्ग रनवे है, और यहाँ पर राइट टू विन सिर्फ ब्लिंकिट के पास है आज की डेट में। जो पर ऑर्डर बर्न है आज की डेट में, एडजस्टेड प्रॉफिट सिर्फ ब्लिंकिट ही बना रहा है। और इसमें हम फ्लिपकार्ट को भी काउंट कर रहे हैं और अमेजोन को भी काउंट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके पास डीप पॉकेट्स है, वो लर्निंग कर्व में जा रहे हैं। बट स्विगी विच इज इंस्टामार्ट और आपकी जेप्टो काफी बड़ा बर्न है। 60 रुपए पर ऑर्डर की मोटा मोटा बर्न आपका जेप्टो का है, और यहाँ पर 80 रुपया बर्न, 79-80 रुपीज बर्न पर ऑर्डर आपका स्विगी का है। तो यूनिट इकोनॉमिक्स पर हैंडल सिर्फ ब्लिंकिट के पास है। और आने वाले दिन में अगर कंपटीशन कम होता है, क्योंकि बर्न अगर आपको कम करना है तो आपको डिस्काउंटिंग कम करनी पड़ेगी, टियर 2-3 टाउन्स एंड सिटीज में स्टोर नहीं खोलने पड़ेंगे, और आप मेट्रोज पर ही फोकस कीजिए, तभी आपकी लॉसेस कम होंगी। और अगर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कम होती है, उसका डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट आपको ब्लिंकिट को ही देखने को मिलेगा। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि इटर्नल जो है नीचे लेवल से काफी ऊपर है, क्योंकि जेप्टो की आईपीओ की तैयारी हो रही है, और डिपेंड करता है कि वो क्या वैल्यूएशंस वगैरह पे आते हैं, उसका डिस्प्रोपोर्शनेट बेनिफिट आपको इटर्नल पर मिलेगा। ऑफ कोर्स चैलेंजर्स विच इज बेसिकली योर फ्लिपकार्ट एंड योर अमेजोन, इनके पास डीप पॉकेट्स है, और वो बहुत रैपिड पेस में लर्निंग कर्व के थ्रू जा रहे हैं और स्टोर वर्ड एडिशन कर रहे हैं। वेट एंड वॉच है, अभी तक कुछ डरने की बात नहीं है, पर वो एक चैलेंज पोज करेंगे।
डी मार्ट, जियो, मेरे हिसाब से कोई अभी बिग बास्केट अभी मेजरली कोई चेंज, मतलब कोई कंपटीशन नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए इटर्नल बढ़ रहा है। हमारे पास एक और कंपनी है, कार ट्रेड, ये भी प्लेटफॉर्म कंपनी है जो हमने वेरी रिसेंटली लिया है। हमें तो ये लगता है कि ये 12-13 हज़ार करोड़ में कंपनी बहुत ही सस्ती है, क्योंकि क्लासिफाइड्स वगैरह में है, और यूज्ड कार्स, न्यू कार्स, आपकी OLX जो C2C है, नेक्स्ट 5 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी बोल रही है कि 1000 करोड़ की प्रॉफिट करेगी। तो और मतलब प्लेटफॉर्म बिजनेस है, नॉन लीनियर नेटवर्क इफेक्ट वगैरह आता है, तो ये कंपनी हमारे पास है। बाकी कंपनीज में हमें रिस्क टू रिवॉर्ड उतना समझ में नहीं आता जो ब्यूटी में है, वैल्यूएशन वीज़ावी, उनकी ब्यूटी बिजनेस तो अच्छी चल रही है, पर जो फैशन बिजनेस है पता नहीं, तो वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा कोई कंड्यूसिव नहीं लग रहे हैं। सो प्लेटफॉर्म कंपनीज में ये दो कंपनीज हमें ठीक लगती है, अपार्ट फ्रॉम ग्रो जो कि बहुत ही अच्छे नंबर्स रिपोर्ट किए हैं, और पाइन लैब्स जो कि हमें लगता है कि बहुत सस्ती है, और अगर वो नंबर्स डिलीवर कर रहे हैं जो वो प्रोजेक्ट करते हैं कि करेंगे 1000 करोड़ का EBITDA, तो बहुत ज़्यादा ही सस्ते भाव में मिल रहा है। ग्रो और पाइन लैब्स, ये इंटरेस्टिंग पिक्स हो सकती हैं। अब राइट टू विन सिर्फ इटर्नल के पास है। आई थिंक ये काफ़ी आज का मेरे लिए स्टेटमेंट ऑफ द डे है क्विक कॉमर्स में। अच्छा, आपने सिंस ग्रो की बात की है, बाकी की कैपिटल मार्केट स्पेस में कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है कि आपको एक म्यूचुअल फंड का IPO आना है राइट नाउ, SBI म्यूचुअल फंड का, इसके अलावा जो डिपॉजिटरीज हैं, NSE का IPO आएगा अभी, इस पूरी स्पेस पर क्या व्यू है? बहुत पॉजिटिव है, कैपिटल मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत पॉजिटिव है, क्योंकि ये इंटरमीडिएशन बिजनेस बहुत अच्छी बिजनेस होती है, जहां पर आपकी कैपिटल इंटेंसिटी काफी कम है, और पेनिट्रेशन कैपिटल मार्केट्स अक्रॉस द प्लेटफॉर्म, वेल्थ मैनेजमेंट बोल लीजिए, हमें फॉरेनर्स तो वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस को मोर और लेस वेकेट ही कर चुके हैं। तो अगर टोटल वेल्थ कंट्री में बढ़ेगी नेक्स्ट 5-10 साल में, जो जितना बड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट अब्जॉर्प्शन है, और फिक्स्ड कॉस्ट बहुत ही कम होती है, मतलब 30% रेवेन्यू की फिक्स्ड कॉस्ट होती है, और टॉप लाइन तो ग्रो हो रहा है क्योंकि AUM ग्रो हो रहा है। सो वेल्थ मैनेजमेंट एक्सचेंजेस तो डुओपोली है, या तो BSE रहेगा या NSE रहेगा, बाकी एक्सचेंजेस में तो कुछ है नहीं। फिजिकल ब्रोकर्स हेडविंडेड रहेंगे, क्योंकि वो थोड़ा सा रिडंडेंसी फैक्टर है फिजिकल मॉडल में, और वो स्केलेबिलिटी कभी भी ब्रोकर्स में उतनी आएगी नहीं। और बाकी डिपॉजिटरीज हैं, अगेन डुओपोली है, कैपिटल इश्यूज बढ़ेंगे, और वाइडर प्लेटफॉर्म इशूअर फीस वगैरह, तो ये सब स्टॉक्स वैसे इंटरमीडिएशन बिजनेसेस में ROE थोड़ा ऊपर नीचे, आपका के फिनटेक का बोल लीजिए, या CDSL के नंबर्स ऊपर नीचे होंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, पर लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्ट्री मोटा मोटी 18-20% की ग्रोथ आएगी, और ROEs ऊपर जाएंगे, और पे आउट बेटर रहेगा। तो कैपिटल मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट 2-3 इयर्स काफी स्ट्रांग लगते हैं। ओके, चलिए मनीष जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बढ़िया लगा आपसे बात करके, और जो आपने स्पेशली स्टॉक स्पेसिफिक व्यूज़ दिए, और जो आपने दलीलें दी काफ़ी अच्छी लगी। थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए।